करण औजला एक ऐसा आर्टिस्ट जिसने सिर्फ गाने नहीं दिए बल्कि पूरी इंडस्ट्री का साउंड ही चेंज कर दिया। जिन्ने भी लोगों ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਡਾਊਟ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ। Just keep on, don't ever give up. And as you know, if you're dreaming, make sure you dream big, baby. एक ऐसा नाम कि जिसके गाने अब लॉन्च होते ही वर्ल्ड वाइड ट्रेंडिंग चार्ट्स पर चले जाते हैं। Making his US TV debut, performing Boyfriend and Gabru from his new album Hip Hop Culture. Please welcome Karan Aujla. स्पॉटिफाई पर बिलियंस ऑफ स्ट्रीम्स, यूट्यूब पर हंड्रेड्स ऑफ मिलियन व्यूज और कॉन्सर्ट्स में लाखों लोग एक एक लिरिक वर्ड टू वर्ड गाते हैं। यही है करण औजला, जिसने ये सब उस पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में सिर्फ 5 से 6 साल में अचीव किया, जिसमें दिलजीत दोसांझ को अपना करियर बनाने में 20 साल से भी ज्यादा का अरसा लग गया था। लेकिन करण औजला को दूसरे आर्टिस्ट से अलग क्या बनाता है? सिर्फ उसकी आवाज नहीं, सिर्फ एटीट्यूड बिल्कुल नहीं। करण औजला की सबसे बड़ी पावर है सॉन्ग राइटिंग। इंडस्ट्री में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं कि जो खुद लिरिक्स लिखें, खुद कंपोज करें और फिर खुद इमेज बिल्ड करें और उसके बाद इंडस्ट्री के टॉप पर भी सरवाइव करें। दैट्स वाई करण औजला सिर्फ एक सिंगर नहीं बल्कि एक कंप्लीट म्यूजिक मशीन है। उसके लिरिक्स में स्ट्रीट कल्चर भी होता है, इमोशनल पेन भी, कॉन्फिडेंस भी और लग्जरी लाइफस्टाइल भी। दैट्स वाई उसके गाने सिर्फ पंजाब तक लिमिटेड नहीं रहे बल्कि कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया और दुनिया भर की यूथ का एंथम बन चुके हैं। करण ने प्रूव करके दिखाया है कि लैंग्वेज बैरियर तो म्यूजिक को नहीं रोक सकता। लेकिन सक्सेस के साथ कंट्रोवर्सीज भी आई, राइवलरीज भी और हेट भी और काफी दफा खतरनाक मोमेंट्स भी। मेरे हाउस got shot at 3-4 times. Like भाई मैंने देखी है गोलियां आर पार जाती। और शायद इसीलिए करण औजला की स्टोरी इतनी इंटरेस्टिंग बन जाती है, क्योंकि ये सिर्फ एक आम सिंगर की स्टोरी नहीं बल्कि एक ऐसे आर्टिस्ट की स्टोरी है जिसने अपने टैलेंट और दर्द से इंडस्ट्री में अपनी पूरी $1 मिलियन एम्पायर खड़ी कर ली है। तो आज हम जानेंगे करण औजला की पूरी जर्नी, उसके रिकॉर्ड्स, उसकी कंट्रोवर्सीज और उसकी हिडन लाइफ और वो सच जिसने उसे मॉडर्न पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री का किंग बना दिया। जस करण सिंह औजला 18 जनवरी 1997 को लुधियाना डिस्ट्रिक्ट के गांव गुराला में पैदा होता है। वही लड़का जिसे आगे जाकर दुनिया करण औजला के नाम से जानेगी। पर अभी वो सिर्फ एक नॉर्मल पंजाबी बच्चा था। पर तब किसी ने इमेजिन भी नहीं किया था कि ये लड़का एक दिन करोड़ों लोगों का फेवरेट आर्टिस्ट बन जाएगा। पर दोस्तों, करण की स्टोरी की सबसे शॉकिंग बात ये है कि इस बच्चे की जिंदगी की शुरुआत ही एक ट्रेजेडी से होती है। वो बहुत छोटी उम्र में ही अपने पापा को एक बाइक एक्सीडेंट में खो देता है और कुछ ही साल बाद अपनी माँ को भी। और ऑनेस्टली अगर हम सक्सेसफुल लोगों की लाइफ को ऑब्जर्व करें तो पता चलता है कि उनकी लाइफ में एक चीज बहुत कॉमन है, पेन। उसके बाप के जाने के बाद घर की फाइनेंशियल कंडीशन बिल्कुल अच्छी नहीं थी और बड़ी बहनें ऑलरेडी कनाडा शिफ्ट हो गई थी, जिसकी वजह से घुराला में करण की परवरिश उसके चाचा ने की। चंद ही साल बाद वो भी कनाडा चला गया और 14 साल की उम्र में जब वो अपने डैड के दुख से रिकवर कर ही रहा था कि उसको पता चलता है कि कैंसर से उसकी माँ की भी डेथ हो चुकी है। इस कच्ची उम्र में वो अपने सबसे दुखी और दर्द भरे दिन गुजार रहा था और इसी दुख और दर्द ने उसे मजबूर किया कि वो अपने इस पेन को लिरिक्स की शक्ल दे और इसी मजबूरी ने आगे चलकर इस लड़के को एक सॉन्ग राइटर बना दिया। अब सॉन्ग राइटर तो ये लड़का बन ही गया था, तो करण ने सोचा क्यों ना इसको अपना करियर भी बनाया जाए और इसी पॉइंट से करण ने म्यूजिक इंडस्ट्री में अपनी स्ट्रगल शुरू कर दी। स्कूलिंग तो उसकी पंजाब में हुई थी मगर उसको वर्ड्स और म्यूजिक्स में ज्यादा इंटरेस्ट था। उसे लैंग्वेज का गेम समझ आने लगा था, क्योंकि नॉर्मल लोग जो बात सिंपल तरीके से कहते थे करण उसे एक स्टाइलिश पंच लाइन बना देता था। दैट्स वाई उसने बहुत कम उम्र में ही गाने लिखने शुरू कर दिए थे। लेकिन उस वक्त पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री का सीन बहुत डिफरेंट था, बल्कि पंजाबी इंडस्ट्री के पूरी दुनिया के डायनामिक्स ही बहुत अलग थे। आज तो टिकटॉक, इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स किसी को भी ओवरनाइट स्टार बना देते हैं, पर उस वक्त अगर आपके पास इंडस्ट्री कनेक्शंस नहीं थे तो आपके लिए शुरू करना बहुत मुश्किल होता था।
तो यहीं से करण औजला की असली ग्रिंड शुरू होती है। बहुत कम लोग जानते हैं कि करण इनिशियली एक सिंगर से ज्यादा लिरिसिस्ट या कह लो कि सॉन्ग राइटर के तौर पर नोटिस हुआ था। उसने कई बड़े बड़े सिंगर्स को अपने गाने पिच किए। उस वक्त राब्ते के लिए फेसबुक या इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स तो थे नहीं, तो वो अपने गानों को ऑर्कुट, उस वक्त एक प्लेटफॉर्म था, ऑर्कुट पर का बड़े बड़े सिंगर्स को भेजा करता था। महीनों महीनों तक ये लड़का इग्नोर हो रहा था, कहीं से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा था। पर सिर्फ 16 साल की उम्र में उसका एक गाना एक निहायत फेमस सिंगर जसी गिल को पसंद आ जाता है और फॉर्चुनेटली वो उस गाने को गाकर रिलीज भी करता है। वो था जसी गिल का गाना गेम, जो आज भी यूट्यूब पर अवेलेबल है और इस पर 20 लाख से भी ज्यादा व्यूज हैं। ये एक छोटे से लड़के के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, जिसके बाद करण औजला का अपने आसपास कुछ नाम भी हो गया था। पर उस नाम का क्या फायदा कि जिसके साथ फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी हो। दैट्स वाई करण औजला ने अपनी म्यूजिक की स्ट्रगल के साथ एक कैनेडियन कार्गो कंपनी में जॉब भी शुरू कर ली, जहां उसका काम सिर्फ सामान को उठाकर बताई गई जगह पर रखना होता था। इस साइड इनकम के साथ वो अपनी पढ़ाई को भी मैनेज कर रहा था, जिसकी वजह से उसको सॉन्ग्स पर काम करने के लिए बहुत कम टाइम मिल रहा था। पर स्टिल कुछ ना कुछ प्रोग्रेस तो हो रही थी, क्योंकि काम के दरमियान उसे जब भी थोड़ा बहुत टाइम मिलता या वो ब्रेक लेता तो उसमें सिर्फ वो गाने ही लिखता था। और इस टाइम तक उसने कई सिंगर्स को काफी गाने लिख दिए थे और उन गानों ने अच्छा भी परफॉर्म किया था, जिसकी वजह से उसको समझ आया कि उसके गानों में कुछ पोटेंशियल तो वाकई है, क्योंकि उसके लिरिक्स दूसरों से डिफरेंट थे। उस वक्त पंजाबी म्यूजिक्स में मोस्टली वही पुरानी रोमांस और डांस थीम्स होती थी, मगर करण तब स्ट्रीट लैंग्वेज को स्टाइलिश बना रहा था। उसके वर्ड्स रॉ भी थे, मेमोरेबल भी और मॉडर्न भी। ये सब होने के बावजूद भी ये वो दौर था जब करण अपने गानों से सिर्फ $300-400 कमा रहा था और कोई भी गानों में उसको क्रेडिट देने को तैयार नहीं था। कोई सिंगर उस वक्त करण औजला का नाम नहीं डालता था या लिखता था अपने गानों में, जिसकी वजह से जब सुनने वाले को पता ही नहीं होता था कि ये गाना लिखा किसने है, तो वो सारे का सारा क्रेडिट उस गाने वाले सिंगर को सौंप देते थे, जिसकी वजह से करण को ये बात बहुत फील हुई, मेहनत मैं करूं और फल कोई और खाए। जब किसी और के लिए लिखता था तो कोई मेरा तो नाम भी नहीं डालते थे। अच्छा, मेरे को तब पता चलता था जब गाना आ जाता था, मैं बोलता फिरता था कि हेलो मैंने लिखा है, मैंने लिखा है। कोई मानता भी नहीं था। फिर उनको मैं दिखाता रहता था कि हेलो मेरा नाम देखो, मेरा नाम देखो। फिर मैंने कहा यार ये चंगा काम है, लाइक कोई जानता ही नहीं, फिर खुद ही करते हैं ना। यही वो लम्हा था जब औजला ने अपने लिखे गानों को खुद से गाने का फैसला किया। और इस मौके पर उसका पहला गाना था सेल फोन, जिसको उसने 2014 में किसी और एक सिंगर के साथ कोलैबोरेशन में लॉन्च किया था। इसके बाद 1-2 गाने और आए, पर कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। करण औजला के ये गाने बुरी तरह फ्लॉप हो गए, पर इस पॉइंट पर इस बंदे ने हार नहीं मानी। नो डाउट इस मौके पर उसने खुद गाने गाने से थोड़ा ब्रेक तो लिया, मगर उसकी जगह इंडस्ट्री में रिलेशंस बिल्ड करने पर ध्यान दिया। वो कई म्यूजिक प्रोड्यूसर से मिला जो उसको उसके गाने बेहतर करने में मदद करें। कनाडा में ही करण औजला ने फेमस इंडियन पंजाबी म्यूजिक प्रोड्यूसर दीप जंदू के साथ उसके स्टूडियो में काम करना शुरू कर दिया। वहीं पर करण ने उसके दोस्त दीप रेहान के साथ मिलकर एक यूट्यूब चैनल बनाया, रेहान रिकॉर्ड्स। यहीं से करण औजला ने दोबारा गाने रिलीज करने शुरू किए और अब उसके गाने पहले से बहुत बेहतर परफॉर्म कर रहे थे। फिर आता है साल 2018, जब करण का गाना डोंट वरी आता है। इस पॉइंट पर करण की सिंगिंग करियर और लाइफ पूरी तरह बदलने वाले थे। कई दिनों तक इस गाने पर 5 मिलियन प्लस व्यूज आते रहे और बहुत जल्द इस गाने पर 50 मिलियन से ज़्यादा व्यूज आ गए और आज ये गाना यूट्यूब पर रेहान रिकॉर्ड्स चैनल पर अवेलेबल है, जिस पर 210 मिलियन प्लस व्यूज हैं। इस मोमेंट के बाद अब करण के गाने हिट पे हिट हो रहे थे। 2 AM, नो नीड, डोंट लुक, हिंट, ये सब गाने एक के बाद एक ट्रेंडिंग चार्ट्स पर टॉप कर रहे थे और यूथ को पता लग चुका था कि इंडियन पंजाबी म्यूजिक में एक नया मॉन्स्टर एंटर हो चुका है। करण का गाना हिंट लिटरली 5 दिन तक यूट्यूब इंडिया के ट्रेंडिंग चार्ट पर टॉप में रहा। फिर उसका एक गाना सिकंदर 2 फिल्म में भी फीचर किया गया। अब करण अपनी लाइफ और करियर की पीक में एंटर कर चुका था, जिसकी वजह से उसने इसी साल पलक औजला के साथ एंगेजमेंट भी कर ली। देन अगले ही साल उसका गाना झांझर मार्केट में धूम मचा देता है, बल्कि सिर्फ मार्केट नहीं पूरी दुनिया में। ये पीस ऑफ आर्ट सिर्फ पंजाब नहीं बल्कि कई मुल्कों में ट्रेंडिंग पर रहता है, क्योंकि करण औजला सिर्फ गाने रिलीज नहीं कर रहा था,
वो एक पर्सनैलिटी बिल्ड कर रहा था जिसके आप और मैं बहुत फैन हैं। कॉन्फिडेंस, स्ट्रीट माइंडसेट, लग्जरी लाइफस्टाइल यूथ को बहुत जल्दी अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से औजले के गाने सिर्फ म्यूजिक प्लेटफॉर्म्स तक लिमिटेड नहीं रहे, बल्कि शॉर्ट फॉर्म कंटेंट, एडिट्स, स्नैप्स, इंस्टा स्टोरीज और कैप्शंस, हर जगह एक ही बंदे के लिरिक्स चल रहे थे, जस्ट करण सिंह औजला। फिर उसके बाद आते हैं रेड आइज, शेख और क्या बात है जैसे ट्रैक्स, जो कि इतने सक्सेसफुल थे कि अब करण औजला लिरिसिस्ट से सिंगर और सिंगर से सेलिब्रिटी बन जाता है और ऑफिशियली 2019 के आखिर तक उसको मोस्ट स्ट्रीम्ड आर्टिस्ट ऑफ पंजाब का टाइटल भी मिल जाता है और लोग उसे गीता दी मशीन के नाम से जानने लगते हैं। लोग इनको गीता दी मशीन कहते हैं, गीता दी मशीन। क्योंकि दिलजीत दोसांझ का गाना गॉड औजला ने सिर्फ 10 से 15 मिनट में लिखा था। मैं आपको एक बात बताऊं, दिलजीत दोसांझ पाजी का गाना है गोट, वो इन्होंने 10 मिनट में लिख के दे दिया था हमें। देन 2020 के एंड तक करण औजला बोहेमिया जैसे बड़े रैपर के साथ कोलैब करता है और अगले ही साल उसने अपना डेब्यू एल्बम रिलीज किया BTFU, जिसके अंडर काफी हिट गाने रिलीज किए गए। उनमें से कई गाने कई चार्ट्स पर टॉप करते हैं और फिर धीरे धीरे एक चीज स्टार्ट होती है, कंपैरिजन। गेम में एंटर होता है एक बड़ा नाम, बल्कि बहुत बड़ा नाम, सिद्धू मूसेवाला। दो अल्फा पर्सनालिटीज, दो मैसिव फैन बेसेस, दो पावरफुल लिरिसिस्ट्स, एक राइवलरी जिसने पहली दफा पूरी पंजाबी इंडस्ट्री को डिवाइड करके रख दिया था। करण औजला वर्सेस सिद्धू मूसेवाला। इसकी स्टोरी इतनी सिंपल नहीं थी। दोनों ही एक दूसरे के खिलाफ गाने बनाते थे और उसमें ही एक दूसरे को जवाब देते थे। दैट्स वाई ये दोनों सिंगर्स ही वायलेंट गाने बनाने पर क्रिटिसाइज होते थे। पर इन दोनों की लड़ाई थी किस बात पर, ये बात बाद में पता चलती है एली महमद से, जिसने इन दोनों के साथ काम किया था। उसके मुताबिक ये लड़ाई शुरू होती है जब सिद्धू मूसेवाले की एक गाने की वीडियो लीक होकर करण औजला की मैनेजमेंट तक पहुंच जाती है, जिसमें करण औजला को टारगेट किया गया था और इस इंसिडेंट के बाद इनकी राइवलरी शुरू होती है। देन ये दोनों एक दूसरे को सोशल मीडिया पर बाद में बहुत टारगेट करते हैं और इवन के कई कॉन्सर्ट्स में भी, लाइव पब्लिक के सामने भी। यही वजह थी इस राइवलरी की। पर अनफॉर्चुनेटली अगले ही साल 21 में मूसेवाले की डेथ हो जाती है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग उसको शूट कर देता है दिन दहाड़े। भारत के मारूफ पंजाबी गुलकार सिद्धू मूसेवाला को मशरकी पंजाब में गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया। वही गैंग जो सलमान खान को भी मारने की धमकी देता है। सिद्धू मूसेवाले की डेथ के बाद करण औजला ने उसको ट्रिब्यूट देने के लिए मां गाना भी रिलीज किया था। पर साथ ही ये बंदा जो आई थिंक खुद भी एक सिंगर है, करण औजला पर कुछ इस तरह के एलिगेशंस भी लगाता है। आप खुद सुने। ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬੰਦੇ ਲੱਭਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਔਜਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਘਰੇ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਉਹਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਰਵਾਈਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਰਵਾਉਣਾ ਆ, ਹਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਬੰਦੇ ਲੱਭਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟ ਗਾਣਾ ਕੱਢਤਾ। ਸਾਲਾ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਹੀ ਇਮੋਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ, 10 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਲਾ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਉਹਦੇ ਮਰਡਰ ਲਈ ਪਾਰਸ਼ਲ पेमेंट की है ना, मैंने ये भी पता लगा। दोस्तों, पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री की एक बहुत खौफनाक साइड है। जब एक आर्टिस्ट एक पॉइंट ऑफ सक्सेस पर पहुंच जाता है तो एक स्पेशल ग्रुप की उस पर नज़र पड़ती है जो उससे हफ्ता वसूली करना चाहता है, और अगर तो वो इससे इनकार करे तो उसको दिन दहाड़े सिद्धू मूसेवाले की तरह कत्ल कर दिया जाता है। करण औजला भी इन चीज़ों से नहीं बच सका। My family's been targeted. I've been targeted. मेरे हाउस got shot at 3-4 times. Like भाई मैंने देखी हैं गोलियां पर जाती हैं। कनाडा में कर रहा है लकड़ के। बहुत दफ़ा वो दिन दहाड़े कत्ल होते होते बचा है। बल्कि सिर्फ वो ही नहीं, बल्कि कई फेमस पंजाबी सिंगर्स जैसे परमेश वर्मा, AP ढिल्लों और मनप्रीत औलख इन सब चीज़ों को फेस कर चुके हैं, बल्कि हनी सिंह भी। पर दोस्तों, कनाडा के अंदर करण को, उसकी फैमिली और घर को कई दफ़ा टारगेट किया गया है। उसका कहना है कि मैंने खुद अपने कमरे से गोलियां आर पार जाते देखी हैं। इस वाक़या के बाद नो डाउट अपनी सिक्योरिटी तो बढ़ा देता है, पर कनाडा के अंदर इन गैंगस्टर ग्रुप्स का इन्फ्लुएंस बहुत स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से वो अपने करियर और सॉन्ग्स पर फोकस करने के लिए UAE शिफ्ट हो जाता है, जहाँ वो सेफली अपने गानों पर काम कर सकता था। यहाँ आने के बाद औजले ने इंडस्ट्री को हिलाने वाले काम किए। अपनी पहली एल्बम
BTFU भी यहीं रिलीज की और दिलजीत दोसांझ का गाना गॉड भी यहीं आकर 10 मिनट में लिखा था गीता दी मशीन ने। जैसे ये बंदा समझ चुका था कि क्या वायरल ही होगा। करण औजला को जो बात दूसरे आर्टिस्ट से अलग बना रही थी वो था उसका कॉन्फिडेंस, क्योंकि अपनी पब्लिक अपीयरेंसेस और गानों में वो सेल्फ बिलीफ और कॉन्फिडेंस की बात करता नजर आता है। दैट्स व्हाई उसकी ऑडियंस सिर्फ उसे एक सिंगर नहीं, अब एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन भी समझती है। और हर सक्सेसफुल इंसान की तरह करण की जिंदगी भी मुश्किलात से भरी हुई थी। कुछ उसके स्टाइल को अप्रिशिएट करते थे तो दूसरी तरफ कुछ लोग उसको ओवर कॉन्फिडेंट समझते थे। पर जो भी हो, कोई भी इग्नोर नहीं कर पा रहा था। अब करण औजला इतना बड़ा नाम बन चुका था कि पंजाबी तो छोड़ो, बॉलीवुड और इंटरनेशनल ब्रांड्स तक से उसको ऑफर्स की बारिश आने लगी थी। हर गाना सक्सेसफुल जा रहा था। अगले ही साल 2023 में वो अपनी दूसरी एल्बम मेकिंग मेमोरीज को मार्केट में उतारता है। इस एल्बम का हर गाना करोड़ों में व्यूज छापता है। और देन इससे अगले साल करण का गाना तौबा तौबा पूरी इंडस्ट्री को जाम कर देता है। हर गली, हर शादी और हर रील पर बस एक ही आवाज थी, तेरा तौबा तौबा तौबा। और इस चीज को लिटरली मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया था। और आज ये वक्त आ चुका है कि करण औजला की लेटेस्ट एल्बम पी पॉप कल्चर के गाने सुनने के लिए लोग लाखों रुपए खर्चने को तैयार हैं। 1 लाख टिकट्स का इवेंट 60 मिनट में पूरा सोल्ड आउट करके ये रिकॉर्ड औजला ने अपने नाम किया है। You're the highest selling Southeast Asian artist in the building's history. You are the highest selling single day sale, like the day today, over 1,500 days. We've never had that in 23-year history. You're number one. So thank you. स्टेक, किंगफिशर, विराट कोहली का 180 और सोनी इंडिया, इन सब ब्रांड्स का ब्रांड एम्बेसडर औजला है या रह चुका है, जिसमें से जीरो तो उसका अपना ही ब्रांड है। और रिसेंटली करण औजला और 180 जो कि विराट कोहली का ब्रांड है, इनकी आपस में नेगोशिएशंस इतनी मजबूत हो चुकी है कि विराट कोहली करण औजला के लाइव शो में भी आया था, जिसको करण औजला ने बहुत अच्छे से वेलकम किया। ये भी मैंने भी आपको करण औजला के सारे कोलैबोरेशंस नहीं बताए। और एक और मजे की बात कि अगर आज के दौर में कोई बड़े बड़े रॉक ब्रांड्स जैसे मरून 5, कोल्डप्ले या दिलजीत दोसांझ से भी महंगे कॉन्सर्ट टिकट्स बेच रहा है तो वो यही बनता है, जिसमें बाजू का तो VVIP टिकट की प्राइस को अगर हम पाकिस्तानी रुपयों में कैलकुलेट करें तो वो 35 से 45 लाख तक चली जाती है। और सबसे एंट्री लेवल टिकट भी 35 से 45 हज़ार की बुक होती है। ये कीमत होने के बावजूद भी सारे के सारे शो चंद घंटों में पूरी तरह सोल्ड आउट हो जाते हैं। यानी कि पब्लिक करण औजला के लिए बहुत एक्सट्रीमली क्रेजी है। ये सब बातें सुनकर पता चलता है कि अब करण औजला इंडिया का सबसे बड़ा पंजाबी सिंगर, लिरिसिस्ट, कंपोजर और सेलिब्रिटी तो बन ही चुका है, जबकि अभी वो सिर्फ 29 साल का है और अभी भी बहुत कुछ कर सकता है। दैट्स व्हाई फ्यूचर में जब भी पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री की हिस्ट्री लिखी जाएगी तो उसमें करण औजला का नाम जरूर लिखा जाएगा। लेकिन ये फैसला कि वो सिर्फ एक सक्सेसफुल आर्टिस्ट है या एक ऑल टाइम लेजेंड, वो वक्त करेगा। पर फिलहाल एक बात तो है, करण औजला की कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। इस बंदे की लाइफ से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सबसे पहले हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए, कुछ ना कुछ प्रोग्रेस तो सही रास्ते पे करते रहना चाहिए, जैसे उसने अपने पहले गाने फ्लॉप होने पर हार नहीं मानी थी। दूसरा, माँ बाप से प्यार। तीसरा, अपनी फील्ड में कनेक्शंस और लिंक्स को हमें बहुत मजबूत बनाना चाहिए ताकि जब हमें किसी की ज़रूरत पड़े तो वो हमारे हर हाल में काम आए। और चौथी बात, हमें उसकी सिद्धू मूसेवाले के साथ राइवलरी से सीखने को मिलती है कि जब मूसेवाले को कत्ल कर दिया गया तो तब उसने अपने कंपटीशन को साइड पे रख कर उसके लिए माँ गाना रिलीज करके उसको ट्रिब्यूट किया, जिससे हमें ये सीख मिलती है कि इंसानियत हमेशा हमारी ईगो और कंपटीशन से ऊपर होती है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब और बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मुझे फॉलो करना मत भूलना। सामने जो वीडियो है उसको ज़रूर देखना। और हाँ, इसी तरह की एक वीडियो मैंने इमरान खान पर भी बनाई थी, जो इस वक्त का एक लेजेंड है। वो वीडियो यहाँ ऊपर आ रही होगी, वो भी बहुत अच्छी वीडियो थी, उसको ज़रूर देखना और मैं आपको वहीं मिलूँगा।